नमस्कार। प्रसव का तीसरा चरण मां के लिए सबसे ज्यादा जोखिम भरे समय में से एक हो सकता है और इसको सही तरीके से मैनेज करना सचमुच किसी की जान बचाने जैसा है। आज हम AMTSL प्रोटोकॉल को समझेंगे, यानी इसके एक्टिव मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया। ये एक ऐसा कौशल है जो हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या क्या समझने वाले हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया को 6 आसान हिस्सों में देखेंगे। पहले हम जानेंगे कि ये तीसरा चरण और AMTSL आखिर है क्या। फिर इसके 3 सबसे जरूरी कदम, दवा देना, CCT और मालिश, इन पर बात करेंगे। और आखिर में हम प्लेसेंटा की जांच और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उससे कैसे निपटना है, ये भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। प्रसव का ये तीसरा चरण होता क्या है और हम इसके एक्टिव मैनेजमेंट या AMTSL की बात कर ही क्यों रहे हैं? आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, प्रसव का तीसरा चरण शुरू हो जाता है और ये तब तक चलता है जब तक प्लेसेंटा बाहर नहीं आ जाता। देखने में ये वक्त बहुत छोटा लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत बहुत क्रिटिकल है। इसीलिए अब ये सलाह दी जाती है कि हर डिलीवरी में बिना किसी अपवाद के इसका एक्टिव मैनेजमेंट होना ही चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि हम AMTSL करते ही क्यों हैं? इसका एक और सिर्फ एक सबसे बड़ा मकसद है पोस्टपार्टम हेमरेज यानी PPH को रोकना। ये वो खतरनाक ब्लीडिंग है जो बच्चे के जन्म के बाद होती है। AMTSL गर्भाशय में संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाकर काम करता है ताकि प्लेसेंटा जल्दी और सुरक्षित तरीके से बाहर आए और ब्लीडिंग का खतरा कम से कम हो। अच्छा, तो ये एक्टिव मैनेजमेंट करते कैसे हैं? देखिए, AMTSL में मुख्य रूप से 3 कदम हैं। सबसे पहला, एक यूटेरोटॉनिक दवा देना। दूसरा, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन यानी CCT तकनीक का इस्तेमाल करना। और तीसरा, प्लेसेंटा बाहर आने के ठीक बाद गर्भाशय की मालिश करना। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके और करीब से समझते हैं। तो हमारे 3 कदमों में से पहला और सबसे जरूरी स्टेप है सही दवा का इस्तेमाल। ये वो दवाएं हैं जो गर्भाशय को अच्छी तरह से सिकुड़ने में मदद करती हैं, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन सुनिए, दवा देने से पहले सबसे पहली और सबसे जरूरी सावधानी, पेट को अच्छी तरह से महसूस करके ये पक्का कर लें कि गर्भ में कोई दूसरा बच्चा तो नहीं है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं करना है। हमारी पहली पसंद मतलब फर्स्ट चॉइस हमेशा इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन होता है। इसकी 10 यूनिट्स की डोज इंट्रामस्कुलर यानी मांस में दी जाती है। लेकिन इस दवा के साथ सबसे जरूरी बात है इसका स्टोरेज। इसे 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पर फ्रिज में रखना ही रखना है और ये भी ध्यान रहे कि ये जमे नहीं। ये बहुत जरूरी है, वरना दवा का असर खत्म हो सकता है। अब मान लीजिए ऑक्सीटोसिन नहीं है या फ्रिज की सुविधा नहीं है, जैसा कि अक्सर घर पर होने वाली डिलीवरी में होता है, तो हमारा दूसरा विकल्प है टैबलेट मिसोप्रोस्टल। इसकी 600 माइक्रोग्राम की एक गोली मुंह से दी जाती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, मां को पहले ही बता दें कि इससे थोड़ी कंपकपी हो सकती है। ये एक सामान्य साइड इफेक्ट है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, तो दवा दे दी गई है और वो अपना काम करना शुरू कर चुकी है। अब बारी आती है हमारे दूसरे स्टेप की, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन या जिसे हम CCT कहते हैं। ये स्टेप भी उतना ही जरूरी है और इसे सही तरीके से करने के लिए थोड़ी स्किल की जरूरत पड़ती है। CCT करने का तरीका बहुत ही सटीक है। आपको तभी एक्शन लेना है जब गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन हो और वो आपको एकदम सख्त महसूस हो। बस उसी समय गर्भनाल को बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर खींचें और ठीक उसी वक्त अपने दूसरे हाथ को पेट पर प्यूबिक हड्डी के ठीक ऊपर रखकर गर्भाशय को ऊपर की ओर सहारा दें। इसी को कहते हैं काउंटर ट्रैक्शन। एक हाथ से खिंचाव, दूसरे से सहारा। CCT के दौरान ये 4 नियम हमेशा याद रखने हैं। पहला, बिना कॉन्ट्रैक्शन के गर्भनाल को कभी नहीं खींचना है। दूसरा, बिना काउंटर ट्रैक्शन दिए भी कभी नहीं खींचना। तीसरा, अगर 30-40 सेकेंड खींचने पर भी प्लेसेंटा नीचे नहीं आ रहा है तो रुक जाइए, अगले कॉन्ट्रैक्शन का इंतजार करिए। और चौथा, कभी भी बहुत ज्यादा जोर या ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है। अब जैसे ही प्लेसेंटा बाहर आने लगे, उसे दोनों हाथों से आराम से पकड़ लीजिए। अगर आपको लगे कि झिल्लियां पीछे छूट रही हैं, तो प्लेसेंटा को धीरे धीरे घुमाइए। ऐसा करने से झिल्लियां एक रस्सी की तरह लिपटकर पूरी की पूरी बाहर आ जाएंगी। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की ट्रिक है जो झिल्लियों को अंदर टूटने से बचाती है। बहुत बढ़िया, प्लेसेंटा बाहर आ गया है, लेकिन AMTSL का एक आखिरी और बहुत जरूरी कदम अभी बाकी है।
और वो है गर्भाशय की मालिश। प्लेसेंटा के निकलते ही फौरन पेट के ऊपर से गर्भाशय के ऊपरी हिस्से यानी फंडस की मालिश शुरू कर दीजिए। और ये मालिश तब तक करनी है जब तक वो एकदम सख्त महसूस ना होने लगे। इसे पहले 2 घंटों तक हर 15 मिनट में दोहराना है। इसका सीधा मकसद गर्भाशय को एटॉनिक यानी ढीला पड़ने से रोकना है, क्योंकि यही पीपीएच की सबसे बड़ी वजह होती है। तो हमारे एक्टिव मैनेजमेंट के तीनों कदम पूरे हो गए हैं, लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हमें ये पक्का करना है कि सब कुछ ठीक से हुआ है या नहीं, और इसके लिए हमें प्लेसेंटा की पूरी जांच करनी होगी। अब ये जांच इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अगर प्लेसेंटा का एक छोटा सा टुकड़ा भी अंदर रह गया तो ये बाद में बहुत गंभीर पीपीएच का कारण बन सकता है। इसीलिए हमें इसकी दोनों साइड्स, जो माँ की तरफ थी और जो बच्चे की तरफ थी, और झिल्लियों को बहुत बारीकी से देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं माँ की तरफ वाली सतह से। प्लेसेंटा को अपनी हथेलियों में रखिए और ध्यान से देखिए। इसमें लगभग 15 से 20 हिस्से होते हैं जिन्हें लोब्यूल्स कहते हैं। आपको ये देखना है कि वो सभी वहां मौजूद हैं और बिल्कुल एक जिगसॉ पजल की तरह हर टुकड़ा अपनी जगह पर फिट बैठा है। अगर कोई भी टुकड़ा गायब लगे तो ये एक खतरे का संकेत। अब देखते हैं बच्चे की तरफ वाली सतह को। गर्भनाल से पकड़कर प्लेसेंटा को एक उल्टे छाते की तरह लटकाइए। अब देखिए कि कोई खून की नसें फटी हुई तो नहीं है, और साथ ही ये भी पक्का कर लीजिए कि झिल्लियां पूरी हैं, उनमें कहीं कोई छेद तो नहीं है। और आखिर में एक नज़र गर्भनाल पर भी डालिए। एक नॉर्मल गर्भनाल में 2 आर्टरीज यानी धमनियां और एक वेन यानी शिरा होती है। अगर आपको सिर्फ एक ही धमनी दिखे तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि बच्चे में कोई जन्मजात विकृति है, जिसकी आगे जांच करानी पड़ेगी। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर चीज़ें वैसी न हों जैसी हमने सोची थी तो क्या करना है, और देखभाल के अगले चरण में क्या क्या होता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या करें अगर प्लेसेंटा बाहर ही ना आए? इसके लिए एक बहुत ही साफ और सीधा प्रोटोकॉल है। अगर दवा देने के 30 मिनट के अंदर प्लेसेंटा बाहर नहीं आता तो इसे रिटेन प्लेसेंटा कहते हैं। ऐसी हालत में बिना देर किए महिला को तुरंत नज़दीकी रेफरल यूनिट यानी एफआरयू में रेफर करना है। और हाँ, रेफरल पर्ची पर यह साफ साफ लिखना है कि कौन सी दवा कितनी डोज में और किस समय पर दी गई थी। और आखिर में आता है प्रसव का चौथा चरण। ये प्लासेंटा निकलने के बाद के पहले 2 घंटों का समय होता है। ये लगातार निगरानी और देखभाल का समय है। इस दौरान सबसे जरूरी बात यह है कि माँ और बच्चे को एक साथ रखा जाए, उन्हें बिल्कुल भी अलग न करें। ये माँ की रिकवरी और दोनों के बीच बॉन्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। तीसरे चरण का सही मैनेजमेंट ही माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा पक्की करता है, और यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है।